बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज 7 मई 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। मुताले पाकिस्तान क्लास दहम है, जिसमें बाब नंबर 6 का हम सबक नंबर 7 है हमारे पास। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत। ये हमारे पास अब हमारी टेक्स्ट बुक का सफ़र नंबर 18 से 22 तक है और इसमें हमने रीडिंग करनी है। तो इसमें हमारे पास जो पहले है नवाज शरीफ की हुकूमत के हमारे पास 2 दौर हैं इस वक्त, यानी कि इस बुक के लिहाज से वैसे तो 3 दौर गुजर चुके हैं, मगर इस बुक के लिहाज से हमारे पास 2 ही हैं। एक पहला दौर हुकूमत उनका जो है नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक है, और दूसरा दौर हुकूमत जो है वो फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 तक है। तो हम इसका पहला दौर देखते हैं, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, बुक का क्वेश्चन भी है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर हुकूमत के अहम वाक़यात बयान करें। तो उनके हमने अहम वाक़यात, इन दोनों अदवार के हमने अहम वाक़यात को पेश करना है, राइट करना है। तो उनके पहले दौर के जो पहला दौर है वो हमारा नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक था, और इसके आगाज़ व वाक़यात ये हैं हमारे पास मुदज़्ज़र है। मैंने इनको मेन हेडिंग लिख दी है इनकी, आपने इनको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन बताता जाता हूँ, तो आपने इनकी एक्सप्लेनेशन को फिर अच्छी तरह याद करनी। मगर ये पॉइंट आपने, ये वाक़यात हैं, जो पॉइंट्स मैंने राइट किया हूँ ये वाक़यात हैं, मेन वाक़यात हैं। तो आपने इन वाक़यात को अच्छी तरह, इनकी ये हेडिंग अच्छी तरह आपने याद करनी है। तो हमारे पास इसमें है, पहला है हमारे पास के नंबर 1 ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान के नवाज शरीफ ने जो कुछ यानी कि किसानों की बेहतरी के लिए और किसानों को अपग्रेड करने के लिए कुछ ज़रूरी पॉलिसी बनाई, और इन पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने 10 करोड़ की, यानी कि उस वक्त की एक बहुत खती रकम थी, इसको मुख्तसस किया उन्होंने। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट है नजकारी कमीशन का क़याम। नजकारी कहते हैं कि इनके प्राइवेटाइजेशन कर देना किसी चीज़ को, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट के अंडर का वर्क कर रही होती है तो उसको उन्होंने प्राइवेट कर देना होता है उस चीज़ को। तो इसको, इस सिस्टम को कहते हैं नजकारी या प्राइवेटाइजेशन। तो 1991 में हुकूमत ने नजकारी कमीशन के क़याम का ऐलान किया। इससे सरकारी बैंकों और मालियाती इदारों वगैरह की इस्लाहात की गई। प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई की गई। कुछ बैंक और दीगर नजकारी कमीशन के ज़रिए फ़रोख्त कर दिए गए, जिससे कौमी ख़जाने पर मुस्बत असरात हुए। यानी कि जो हमारे नेशनल डिपार्टमेंट थे, नेशनल हमारी इंडस्ट्रीज़ थे, इन जो हमारी नेशनल की थी, गवर्नमेंट की अंडर वर्क कर रही थी, उनको उन्होंने सेल कर दिया, प्राइवेट लोगों को कर दिया। वो इस वजह से कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर नहीं थी, उनका जो प्रॉफिट सिस्टम था वो डिक्रीज सिस्टम में जा रहा था। इस वजह से उन्होंने उनको प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट लोगों के अंडर करके एक हमारे यानी कि ख़जाने को वो भी एक अच्छी खासी यानी कि खती रकम मिल गई। दूसरा ये कि जो वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई, जिससे हमारे मुल्क में तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद उनका तीसरा नंबर है सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा। पाकिस्तान के 4 सूबों के दरमियान दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर तनाज़ा चल रहा था। यानी कि जो हमारे 4 सूबे थे उनमें से वो कुछ सूबे कहते थे ये पानी हमारे लिए है, कुछ ये, तो उसमें यानी कि एक कशमकश थी। तो हुकूमत की कोशिशों से सूबों के दरमियान एक मुआहदा तय कर दिया गया, जिससे पानी की तकसीम का जो तनाज़ा था, यानी कि जो उनके अंदर अफरा तफरी फैली हुई थी, जो उनके अंदर एक इख्तलाफ राय पाया जाता था, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया ये मुआहदा बनाकर। उसके बाद नंबर 4 है बैतुल माल का क़याम। नवाज शरीफ की हुकूमत 1992 में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये उन्होंने बैतुल माल कायम किया, ताकि गरीब लोगों की माली आनत की जा सके। यानी कि जितना भी हमारा ये ज़कात वगैरह का, अशर वगैरह का जो फ़ंड इकट्ठा होता है बैंकों में या दूसरे इदारों के थ्रू ये इकट्ठा किया जाता है, तो इसको अब बैतुल माल में यानी कि रेफ़र कर दिया जाता है, बैतुल माल में फॉरवर्ड कर दिया जाता है इसको। तो अब ये आगे बैतुल माल इनको जो मुस्तहिक़ीन लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी को फिर ये प्रोवाइड करती है, उनके लिए मदद करती है। तो ये एक अच्छा इदारा उन्होंने कायम करके एक अच्छी ही यानी कि गरीब लोगों के लिए इस्लाह नाफिज की। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है खारजा पॉलिसी। नवाज शरीफ की हुकूमत ने खारजा पॉलिसी में भी कई मुस्बत तब्दीलियाँ की, यानी कि उसने दूसरे जितने भी ममालिक थे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिशों को सराहा, और उन्होंने बहुत से अच्छे इक़दामात किए।
जिस तरह मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई कि मुज़ाकरात बामकसद बनाए जाएं, मगर वो मुज़ाकरात बामकसद ना हो सके। इसी तरह 1992 में भारत में इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदाद मज़म्मत पेश की। और बेटा एक बात याद रखें कि जब भी खारजा पॉलिसी का इनके नाम आता है तो इसका मकसद, इसका मतलब होता है कि एक मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये डिफ़ाइन करती है और खारजा पॉलिसी में ये चीज़ डिस्कस की जाती है। उसके बाद यानी कि इसी तरह जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ताल्लुकात है अमेरिका के साथ और फिर अपना चीन के साथ, इसी तरह हमारे मुल्क के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो थे इनमें बेहतरी होना, इसमें कुछ कशमकश होना, ये जो ताल्लुकात में अप डाउन्स होती रहती हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी इन चीज़ों को हैंडल कर रही होती है। और इसी के साथ यानी कि हमारे पास है नंबर 6 है अवामी मनसूबे। नवाज शरीफ की हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए जिसमें उन्होंने ख़ुद रोज़गार स्कीम बनाई, उसके बाद मोटरवे प्रोजेक्ट और येलो कैब स्कीम जो हमारी ये टैक्सीज़ वगैरह येलो कलर की जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं पिकअप वगैरह के लिए आजकल यूज़ हो रही हैं, ये स्कीम की जिनमें यानी कि बग़ैर सूद के और इंस्टॉलमेंट के थ्रू उन्होंने इनको ये येलो कैब वगैरह प्रोवाइड किए गरीब लोगों को, ताकि वो अपना एक खुद रोज़गार बना सकें। तो रोज़गार स्कीम। इसके बाद हमारे पास हुकूमत है नवाज शरीफ का पहले दौर का वो बरतरफी है कि अप्रैल 1993 में सदर ग़ुलाम इसाक़ ने दूसरी दफ़ा फिर दोबारा ही पहले सदर ग़ुलाम इसाक़ ने बेनज़ीर भुट्टो को आइन 58(2)B का सहारा लेकर नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। नवाज शरीफ की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इसी तरह अब इसने दोबारा यही काम करते हुए 58(2)B की शक का सहारा लेते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। उनकी हुकूमत जो थी तकरीबन ये 2.5 साल के लिए चली और उसके बाद जो बल्ख शेर मज़ारी को निगरान या वज़ीर आज़म बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने सदर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के अहकामात को मुस्तरद करते हुए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी, मगर सदर ग़ुलाम इसाक़ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो ताल्लुकात थे अब वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। तो नवाज शरीफ जुलाई 1993 को वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान भी सदारत से मुस्तफ़ी हो गए और मोइन कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म बने और नए इंतखाबात का ऐलान किया गया। तो ये बेटा हमारा यानी कि उसका पहला दौर हुकूमत था जो तकरीबन 2.5 साल का था। अब हमारे पास नवाज शरीफ हुकूमत का ये दूसरा दौर है जो कि फरवरी 1997 से शुरू हुआ और उनका जो ये दौर था 12 अक्टूबर 1999 को ख़त्म होता है। जो इसके अहम वाक़यात हैं ये आपको की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसमें नंबर 1 है कि जो जस्टिस सज्जाद अली शाह और फ़ारूक अहमद लगारी थे उनको मुस्तफ़ी कर दिया गया। यानी कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कायम वो 1 महीना ही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। कई माह पर मुहित इस सबकलिश का अंजाम ये हुआ कि फ़ौज की मुदाखलत से चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने मनसब से मुस्तफ़ी होना पड़ा। उसके बाद सदर पाकिस्तान जो फ़ारूक अहमद लगारी थे वो भी अपनी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद इसमें दूसरा है हमारे पास पॉइंट जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तौर का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब। दिसंबर 1997 के सदारती इंतखाबात में जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तौर ने पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शोबान मीरानी के मुकाबले में इंतखाब जीता और सदर पाकिस्तान बने। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो मुहिम। पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर ना थी, इस वजह से बजट के लिए IMF से कर्ज़ लेना पड़ता था। तो मियां नवाज शरीफ ने एक मुहिम का आगाज़ किया जो थी कर्ज़ उतारो और मुल्क को संभालो। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी ही तकरीर की और गैर मुल्की कर्ज़े उतारने के लिए अपनी कौम से ही यानी कि हम पाकिस्तान की आवाम से कर्ज़ हसना की अपील कर दी। कर्ज़ हसना ऐसा कर्ज़ा होता है जिसको फिर वापस नहीं किया जाता,
यानी कि उन्होंने वो कर्ज़ा आवाम से मांगा था जो दोबारा आवाम को वापस नहीं किया जाना था। ये कर्ज़ हसना होता है। मियां नवाज शरीफ की इस स्कीम पर आवाम ने लब्बैक कहा और बाहरी रकूम कौमी ख़जाने में जमा कराई, जिससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई और हमारे जो कर्ज़ा वगैरह थे वो भी काफ़ी हद तक उतर गए। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट देने का हक़। तो 1997 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे पाकिस्तानी बाहरी मुल्कों में रहते हैं उनको भी ये हक़ दिया कि वो भी अब वोट दे सकते हैं पाकिस्तान में, यानी कि ऑनलाइन थ्रू या अपने डाक के सिस्टम के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जिस तरह भी यानी कि उन्होंने अपने वोट सबमिट करा सकते हैं। ये उनको हक़ दिया, इससे पहले वो उनको ये हक़ नहीं था। उसके बाद फ्लोर क्लासिंग पाबंदी लगा दी गई कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1973 के आइन में 14वीं तरमीम के ज़रिए अरकान असम्बली के पार्टी तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी। इस तरमीम के ज़रिए मुंतखब रकन असम्बली को पाबंद किया गया कि वो सिर्फ अपने लीडर ही को एतमाद का वोट देंगे, नाफरमानी की सूरत में उसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि वो एक पार्टी से इलेक्शन जीतते थे और फिर अपनी जो उनका एतमाद का वोट होता था वो जाके दूसरी पार्टी को दे देते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया और इस चीज़ को ख़त्म करते हुए उन्होंने इस पर पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद 1998 की मरदमशुमारी, जो पहली मरदमशुमारी थी हमारी 1951 में, उसके बाद फिर 1961 में हुई, फिर उसके बाद 1972 में, 1981 में, और ये हमारी 1998 की मरदमशुमारी थी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1998 की मरदमशुमारी की, जिसके तहत मुल्क की आबादी 13 करोड़ से भी ज़ायद थी। तो ये मरदमशुमारी इसलिए कराएगी ताकि जो मंसूबे वगैरह होते हैं, प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको आबादी के लिहाज से बनाए जाएं। तो ये आबादी मरदमशुमारी करना लाजमी होता है कि हम बजटिंग कर सकें। बजटिंग करने के लिए मरदमशुमारी और हमें अपने आवाम की तादाद का पता होना लाजमी हो। उसके बाद नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ये हमारे पास नंबर 7 है। 1998 में वफाकी वज़ीर सैयद गौस अली शाह ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत कई नए तालीमी इदारे खोलने का अज़्म किया गया। उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का क़याम किया गया। मियां नवाज शरीफ ने जनूबी एशिया की तवील तरीन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाकर एक कारनामा सर अंजाम किया। ये मनसूबा मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत का था, जिसकी तकमील दूसरे दौरे हुकूमत में हुई। इसी तरह 1998 में मियां नवाज शरीफ ने खुद मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया। उसके बाद नंबर 9 है हमारे पास कि 1973 के आइन से 58(2)B शक का ख़ात्मा कर दिया गया। शिक जो थी हमारे पास 1973 के आइन में के इख्तियारात थे सदर पाकिस्तान के पास कि वो किसी भी वक्त असम्बली को बरतरफ कर सकता था, डिज़ोल्व कर सकता था असम्बली को। तो ये मियां नवाज शरीफ ने हज़्ब मुखालिफ को साथ मिलाकर 1973 के आइन से ये जो शिक थी 58(2)B की, इसको ख़त्म कर दिया और 13वीं तरमीम के ज़रिए सदर का ये इख्तियार भी ख़त्म हो गया। ये जो शिक का ख़ात्मा था ये हमारे पास 13वीं तरमीम थी हमारे आइन में, आइन पाकिस्तान में। उसके बाद नंबर 10 है हमारे पास एटमी धमाके। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को नवाज शरीफ हुकूमत ने एटमी धमाके करके भारत की बरतरी का ख्वाब खाक में मिला दिया। तो इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया। बेटा ये आपका इम्पोर्टेंट MCQs भी है और इसको आप, ये मेन पॉइंट है आपका कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी कुव्वत मुल्क है। और इसके अलावा जो इस्लामी दुनिया का ये पहला एटमी मुल्क है पाकिस्तान। तो ये आपके मेन पॉइंट है, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद इसका 11 पॉइंट है ऐलान लाहौर। 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी बस के ज़रिए खैर सगाली का यानी कि पैगाम लेकर लाहौर आए। मियां नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों ने आपस के ताल्लुकात
मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। एक मुश्तरका एलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसको ऐलान लाहौर का नाम दिया गया, मगर ये जो ताल्लुकात थे ये ज़्यादा अरसे तक बरकरार ना रह सके और ना ही जो मुआहदे वगैरह पर दस्तखत किए गए थे, एलामिया पर दस्तखत किए गए, इनमें कोई असर रसूख बाकी रहा। ये सारे के सारे ऐसा ऐसा फिर दोबारा ही इख्तलाफात की तरफ गामजन हो गए। उसके बाद हमारे पास 12वां पॉइंट है वापडा में फ़ौज की आमद। तो 1999 में मियां नवाज शरीफ ने वापडा से करप्शन ख़त्म करने और बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कम करने के लिए वापडा को फ़ौज के हवाले कर दिया, जिसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। क्योंकि जितने भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट थे जिनके हवाले ये वापडा का सेक्टर अंडर किया हुआ था, वो सारे के सारे करप्ट थे, करप्शन के थ्रू ये करते थे। तो ये इदारा हमारा जो था ये लॉस की तरफ जा रहा था, तो इसको उन्होंने फ़ौज के हवाले करके एक प्रॉफिटेबल सेक्टर बना दिया। उसके बाद कारगिल पर लश्कर कुशी। 1999 में कारगिल के महाज पर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज के दरमियान जंग छिड़ गई। बाद में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान किया। तो इस जो ऐलान था, इस ऐलान को ऐलान वाशिंगटन का नाम दिया गया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अवाम और फ़ौज इनके इस इक़दाम से सख्त मायूस हुई, क्योंकि ये ऐसा वक्त था जब मुसलमानों के अंदर हौसला अफजाई हो चुकी थी। मुसलमान जंग के लिए पुरजोश हो चुके थे। उसके बाद हमारे पास कारगिल की लश्कर कुशी था। तो ये जो जंग बंदी का ऐलान किया गया, इससे फ़ौज भी नाखुश हुई, पाकिस्तान की आवाम भी नाखुश हुई, क्योंकि ये तकरीबन जो ये जंग थी ये पाकिस्तान के फ़तह के निशान बनने वाली थी, फ़तह होने वाले थे इस इलाक़े कारगिल के मकाम पर। तो उसके बाद इसी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर नवाज शरीफ की जमहूरियत का तख्ता उलट दिया। वो फ़ौज इसी बात पे नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने जंग बंदी का ऐलान करवा दिया और अमेरिका की बात मान ली। तो इसी तरह फिर और परवेज़ मुशर्रफ ने एक तियारा अगवा केस में खसूसी अदालत ने नवाज शरीफ की किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहली, जुर्माने और कैद की सज़ा सुना दी। सऊदी हुकूमत की मुदाखलत पर उन्हें जिला वतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। तो ये यानी कि इसमें दूसरे ममालिक की जो मुदाखलत थी, इस वजह से फ़ौज इनसे नाराज़ थी। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, टॉपिक था, जिसकी हमने रीडिंग भी की, इनके मेन पॉइंट्स का एक्सप्लेन किया। अगर मैंने उसके बाद ये है कि ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, तो बेटा आप ये रीडिंग के में आपको पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपने रीडिंग के साथ साथ इन क्वेश्चन को भी याद करते रहना है, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज से रीडिंग भी होती जा रही है। मैं आपको मेन पॉइंट्स भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ, तो आपने इनको याद करना है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह।